हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बोट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बोट रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको हुआ क्या कि होता है ये कि कोई भी बोट आपको स्टिल वाटर में स्टैंडिंग मिलेगा, उस पर कोई पर्सन रहेगा आपका, और जो आदमी रहेगा, हम लोग बोल सकते हैं जो आदमी रहेगा वो बोट के एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा, या ये बोलिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा। और उस केस में आपको निकालना होगा कि बोट ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया या आदमी का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। इसी टाइप से क्वेश्चन जो रहते हैं, ऐसा बोट का प्रॉब्लम बोलिए या ऐसा भी आप बोल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी वो पूछ सकता है कि कोई भी प्लैंक स्मूथ ग्राउंड पे खड़ा बैठ रखा हुआ है, तो जब ये आदमी यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये प्लैंक किस डायरेक्शन में मूव करेगा और कितना मूव करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के होते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए हम लोग थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, अ पर्सन ऑफ मास एम स्मॉल एम इज स्टैंडिंग ऑन स्टेशनरी बोट ऑफ मास कैपिटल एम। तो आदमी का मास है स्मॉल एम और जो बोट का मास है कैपिटल एम। इफ़ ही मूव्स टू द अदर एंड ऑफ बोट ऑफ लेंथ एल, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। बोला ये गया है, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो बोला ये गया है कि अगर आदमी जो है बोट के दूसरे एंड पे मूव करता है, अगर आदमी बोट के दूसरे एंड पे मूव करता है तो बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए हम लोग पहले सोचने की कोशिश करते हैं कि हम लोग अप्लाई क्यों करेंगे और क्यों हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें अप्लाई करेंगे, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन ही मिलेगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो बोट है कुछ यहाँ पर रखा हुआ है और स्टिल वाटर में है। स्टिल वाटर में इसलिए होता है कि ताकि हम लोग का जो है कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं एक्ट हो रहा हो। तो ये आपका स्टिल वाटर में है बोट, और ये जो आदमी है यहाँ से इस पॉइंट से एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहा है। जो लेंथ है बोट का एल दिया हुआ है, जो लेंथ का बोट का कितना है एल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हुआ क्या कि जैसे ही आदमी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएगा तो को भी हम लोग एक बात तो हम लोग को मालूम है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स आपका एक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा। और अगर एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा तो जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम होगा, और किसी भी मोमेंट पे वही मोमेंटम होगा। इनिशियल फाइनल की नहीं, मतलब हर वक्त पे मोमेंटम वही होगा। अब देखा जाए तो हुआ यहाँ पर क्या है कि बोट और जो आदमी है इनिशियली आपका रेस्ट में है, स्टिल वाटर में है, तो जो सेंटर ऑफ मास या बोली सिस्टम का मोमेंटम आपका जीरो है। अगर सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जीरो है मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आपका जीरो है। और अगर आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो है तो वो मूव नहीं कर रहा है। अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो भले ही आदमी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चला जाए, फिर भी सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, ज़ीरो। तो ये सारी बातों आपको ध्यान रखनी है। तो होगा क्या यहाँ पर कि आदमी जैसे ही दूसरे एंड पे जाएगा, यहाँ से यहाँ जब जाना चाहेगा दूसरे एंड पे, तो अगर हम लोग बोट को मूव ना करवाएं तो उस केस में होगा क्या कि जो है सेंटर ऑफ मास राइट की तरफ डिस्प्लेस हुआ है। क्यों? क्योंकि एक जो सिस्टम का एक पार्टिकल है जो आदमी है वो राइट की तरफ मूव किया है। लेकिन अगर आपको सेंटर ऑफ मास को स्टेशनरी रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि बोट को लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना होगा, ताकि नेट जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का वो बैलेंस आउट हो जाए और नेट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि बोट जो है लेफ़्ट डायरेक्शन में, इतना हम लोग को मालूम है कि लेफ़्ट डायरेक्शन में एक्स बी हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो कितना हुआ है एक्स बी। अब आदमी जो है यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, राइट। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला कि जो बोट का डिस्प्लेसमेंट हो एक्स बी हुआ है, तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, दूसरे एंड तक यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर देखा जाए हम लोग का, एक बात तो हम लोग को पता है कि बोट का जो लेंथ है एल है आपका, जो लेंथ ऑफ बोट दिया हुआ है वो हम लोग का साफ दिख रहा है कि एल है। तो इस डायग्राम में जो आदमी डिस्प्लेस करेगा कितना कर सकता है, कितना करेगा इस केस में, तो मैं बोलता हूँ कि ये एल माइनस एक्स बी करेगा राइट की तरफ। सिंपल सी बात है कि आपको ऐसा करना है कि मान लिया जाए कि बिल्कुल ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये आदमी यहाँ से एल गया लेकिन बोट जो है एक्स बी पीछे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एल माइनस एक्स बी। एल माइनस क्या होगा, एक्स बी टुवार्ड्स राइट, करेक्ट। तो आपको इसमें ऐसा कुछ रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ करने का, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यूज़ करने का ज़रूरत है नहीं जो बुक्स में यूज़ करते हैं। तो मैं क्या बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन डेल्टा एक्स एम इज इक्वल टू, आप बोलेंगे क्या कि एल माइनस एक्स बी
डिस्प्लेसमेंट ऑफ विथ वेक्टर साइन एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इज इक्वल टू माइनस एक्स बी आप बोल सकते हैं विथ साइन। अब थ्योरी क्या है कि सिंस देयर इज नो फोर्स acting in horizontal direction, hence सेंटर ऑफ मास से हम लोग सेंटर ऑफ मास बोले सिस्टम, आपको बता दूं कि सेंटर ऑफ मास ही सिस्टम को रिप्रेजेंट कर, सेंटर ऑफ मास विल स्टे स्टेशनरी। क्यों? क्योंकि शुरुआत में क्या था, स्टेशनरी था आपका, तो हमेशा का हमेशा क्या रहेगा, स्टेशनरी ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास विल स्टे स्टेशनरी, राइट। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स सी एम का अगर आपको फार्मूला देख रहा है तो आप सिंपल बोल सकते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही आपका फार्मूला होगा। ऑब्वियसली जो पोजीशन का फार्मूला होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट का, वही वेलोसिटी का, सारे काइनेमेटिकल पैरामीटर्स का एक ही होगा। लेकिन अगर आपको इसको जीरो कर देना है तो आप बोल सकते हैं कि m1 डेल्टा x1 प्लस आप बोल सकते हैं कि m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो होना है। m1 को मैं स्मॉल m मानता हूं, तो m1 स्मॉल m इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज l माइनस एक्स बी प्लस कैपिटल एम आप बोट को बोल रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड पार्टिकल जो हम लोग बोट को माने उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स बी हुआ है, राइट, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एम एल इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स बी आप बोल सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ एक्स बी विल बिकम इक्वल टू एम एल अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, राइट। सो द वैल्यू ऑफ एक्स बी विल बी दिस मच। तो ये आपका हो गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। तो देखिए इसको देखना बिल्कुल, आपको ऐसा फॉर्मूला पहले भी देखने में मिला होगा, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट निकालना है तो ऊपर मास पुट करना है आदमी का, जिसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है उसके ऑपोजिट वाले बॉडी का मास पुट करना है। तो ये अगर आपको पूछे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो मैन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन मैंने अगर सारा नाम दिया है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो मैन हो जाएगा वो आप कैपिटल एम इंटू एल अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बोलेंगे। जिसका आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए उसका ऑपोजिट वाले बॉडी का मास पुट करना है। ये तरीका हम लोगों ने पहले भी देखा है जब आपका रिलेटिव वेलोसिटी दिया करता था। तो एक्चुअली आप अगर ज़्यादा सोचें तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। कोरिलेट इस तरह से कर सकते हैं कि एल इज़ डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली जो एल दिया गया है यहाँ पर, एल जो आदमी का हो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोट के रिस्पेक्ट में, कि बोट के रिस्पेक्ट में वो एक इंच से दूसरे इंच में चला जाता है। लेकिन कोई भी अगर आदमी उसको बाहर से देख रहा होगा तो बाहर से क्या देखेगा कि जो आदमी है बोट पे यहाँ से चलकर यहाँ गया लेकिन बोट इधर चला गया, तो फाइनली आदमी का डिस्प्लेसमेंट बस इतना हुआ, राइट। मान लें कि आदमी 4 मीटर आगे बोट की तरफ गया लेकिन बोट 1 मीटर बैक आ गया, तो फाइनली वो कितना चलेगा, वो 3 ही मीटर चल पाएगा, राइट। तो ये यही बात कर रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ कि 2 पर्सन ऑफ मास m एंड 2m, मासेज हम उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं m एंड 2m, राइट। सो 2 पर्सन ऑफ मास m एंड 2m आर स्टैंडिंग एट द ऑपोजिट एंड ऑफ बोट ऑफ मास 10m। बोट का जो मास है 10m है, m को आप मास का मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए। If both of them come together and meet at the middle of boat, then find displacement of boat if its length is L। अगर इसका जो लेंथ है वो कितना है, if its length is L। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो डायग्राम लगा लिया जाए, डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ सिचुएशन इस तरह से हुआ है कि ये आपका बोट हो गया, यहाँ पर आप m मानिए और यहाँ पर आप मानिए कि 10m मास का आदमी खड़ा है, राइट। तो यहाँ पर m हो गया, लेफ्ट साइड में आपका m हो चुका है, राइट साइड में 10m हो चुका है। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि दोनों मिड पॉइंट पे आकर मिलते हैं,
एक बात आपको ध्यान रखना है कि सारे केस में बोट पानी में ही है, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मैंने स्टैंडिंग एट ऑपोजिट ऑफ बोट ऑफ मास मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको मानना है कि पानी में, बोट को बाहर के रख कर क्या फ़ायदा। तो बीच में रखा हुआ है स्टिल वाटर में। अब होगा क्या कि दोनों अगर मिड पॉइंट पे मिलेंगे, यहाँ पर अगर मिलेंगे आकर, तो इस केस में होगा क्या कि देखिए आपका बोट को तो मूव करना होगा। अगर दोनों का मास इक्वल होता तो उस केस में हम लोग बोल सकते थे, ये 2m है, उस केस में हम लोग यहाँ पर बोल सकते थे कि बोट का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाला जो है राइट गया, राइट वाला लेफ्ट गया, दोनों का मास इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो बोट के बिना मूव किए ही सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। क्यों? कि इक्वल मासेज इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट में कवर किए हैं। ठीक है, तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 दोनों कैंसिल आउट हुआ था। लेकिन क्या है कि ज़्यादा मास लेफ्ट की तरफ एक्चुअली आया है। तो हम लोग अभी देखें तो अगर हम लोग बोट को नहीं मूव करवाएं तो आपका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मास जो है 2m मास लेफ्ट की तरफ आया है। डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का इक्वल है, और ये बोलिए कि डिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो डिस्टेंस आपका इक्वल है, लेकिन ज़्यादा मास किस डायरेक्शन में आपका आया है? लेफ्ट की तरफ आया है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए होगा क्या कि बोट को थोड़ा सा राइट जाना होगा, क्योंकि अभी हैवी मास जो है लेफ्ट की तरफ आया है। तो थोड़ा सा अगर राइट जाना होगा तो बोट कुछ यहाँ से चलकर यहाँ चला जाएगा, और दोनों मिड पॉइंट पे मिलेंगे। दोनों क्या होंगे? मिड पॉइंट पे। इसको मान लीजिए खली और ये मान लीजिए बली का वेट ज़्यादा है, तो दोनों मिड पॉइंट पे मिलेंगे, राइट। तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट में नाम दूँ XB, करेक्ट। तो जो आदमी का डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग सोचते हैं, तो ये जो फर्स्ट आदमी है, जो खली है, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा L/2 प्लस XB। आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, आधा जो पॉइंट है वो L/2 है। ये जो आधा लेंथ है, दोनों मिड पॉइंट पे आपका मिले हैं, तो मिड पॉइंट आपका L/2 है। या सिंपली आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक बोट हो गया, राइट। ठीक है, ये बोट हो गया, ये आगे की तरफ L/2 गया, ये L/2 आगे की तरफ गया, लेकिन बोट भी थोड़ा सा आगे चला गया। तो इस दोनों में डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा, और फाइनली आपका हो जाएगा कितना? आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पर था शुरुआत में, यहाँ पे था आपका, ये L/2 गया, लेकिन बोट भी थोड़ा सा आगे गया, तो कितना हो जाएगा? L/2 प्लस XB, राइट। लेकिन जो आदमी लेफ्ट की तरफ से आया है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा L/2, ये तो लेफ्ट चला, लेकिन बोट थोड़ा सा आगे चला गया XB, तो L/2 माइनस XB होगा। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ सिंपल, कि आप मान लीजिए कि ये बोट का लेंथ है 10 मीटर, तो ये 5 मीटर इधर चला, 5 मीटर ये लेफ्ट चला, ये खली है और ये बल्ली है। अब क्या हुआ कि बोट जो है राइट की तरफ 1 मीटर चलेगा, तो राइट की तरफ 1 मीटर चलेगा तो खली का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर प्लस 1 मीटर, 5 प्लस 1 6 मीटर्स हो जाएगा। लेकिन जो बली का डिस्प्लेसमेंट है वो तो 5 मीटर इधर आया था, लेकिन 1 मीटर राइट की तरफ फाइनली बोट चला गया है, तो 4 मीटर ही हो जाएगा। मतलब एक के डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा बोट का डिस्प्लेसमेंट, और दूसरे के डिस्प्लेसमेंट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं वही दे बोलता हूँ कि जो डेल्टा x1 जो है, मैं उसको नाम देता हूँ, तो ये हो जाएगा L/2 प्लस XB। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग बात करें कि जो सेकेंड वाला आदमी है उसका डिस्प्लेसमेंट, तो सेकेंड वाला आदमी है उसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो वो एक्चुअली इतना ही चला फाइनली, क्योंकि ये यहाँ तो ऑलरेडी था, इस पॉइंट पे ऑलरेडी था, और वो फाइनली थोड़ा सा पीछे चला है। तो इसको अगर हम लोग बोलते तो डेल्टा x2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा L/2 माइनस XB। याद रखिए, मैं इसको अब साइन के साथ पुट करूँगा, क्योंकि ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वो क्या हुआ है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली हम लोग को तीनों का वैल्यू पता है, तीनों का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो याद रखिए क्वेश्चंस आसान लगते हैं, है थोड़ा मुश्किल। तो डेल्टा XB जो हो गया बोट का डिस्प्लेसमेंट, वो डेल्टा XB के बराबर ही पॉजिटिव है। मैं वेक्टर के साथ डेल्टा x1 का जो है फर्स्ट आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो L/2 प्लस XB है आपका। जो डेल्टा x2 है आपका वो L/2 माइनस XB है, और इसमें माइनस आप लगाइए तो इतना है, राइट। तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट होगा। अब क्या हो गया? सिंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द बोट, सो अगेन विल से दैट डेल्टा XCM विल बी इक्वल टू 0।
जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है और शुरुआत में जहाँ था तो सेंटर ऑफ मास अभी भी वहाँ ही रहेगा, क्योंकि सिस्टम्स मूव नहीं कर रहे थे। तो अगर डेल्टा एक्सियम आपका ज़ीरो होगा तो आप बोलेंगे कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3, मतलब तीनों का m1 और डेल्टा x का प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा आपका विथ वेक्टर साइन। तो अगर m1 बोले तो m1 का जो वैल्यू है आपका m डेल्टा x1 इज डेल्टा x1 आपका जो है क्या पुट करना चाहते हैं आप, किसको कंसिडर करना चाहते हैं? चलिए बोट को सबसे पहले मान लेते हैं। बोट का मास है आपका 10m, x1 है आपका xb मान लिया जाए, प्लस m2 आपका जो है सेकेंड जो सॉरी आप जो मानिए, मैं पहला बोट मान रहा हूँ, जो दूसरा है एक सेकेंड मैं तीसरे को बोट मान लूँगा, राइट। m1 को मैं मार रहा हूँ m और डेल्टा x1 होगा का l/2 प्लस xb, राइट। प्लस m2 को मैं मार रहा हूँ 2m और इसको मैं मार रहा हूँ माइनस ऑफ l/2 माइनस xb, राइट। प्लस m3 जो है आपका 10m और डेल्टा x3 में जो मान रहा हूँ उसमें मान रहा हूँ कि xb जो बोट का है, एंड दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो आपका m आप कॉमन ले लीजिए और उसको ख़त्म कर दीजिए, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा l/2 प्लस xb माइनस l प्लस 2xb प्लस 10xb इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। सो इफ विल कीप xb ऑन द लेफ्ट साइड एंड टेक l ऑन द राइट साइड, तो आप देख सकते हैं वो आपको हो जाएगा 10 to 13xb इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा l/2। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट जो हो जाएगा l/26, तो ये बोट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। तो करना कुछ नहीं था आपको, सिंपल सा एक तो तरीका ये तो आपका है कि xb डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट आपको ज़ीरो करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट आपको क्या करना है, ज़ीरो करना है। लेकिन इंडिविजुअली जो आपका इंडिविजुअल है आप तीनों को लिख लीजिए अलग अलग से, तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ xb। आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आपको हैं कि एक क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 10 क्वेश्चन को बराबर हो जाता है वो। तो ये सारे क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए, फिर से खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद सही रहेगा, राइट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी बोट ऑफ मास m, नाउ ही स्टार्ट्स रनिंग ओवर इट विथ स्पीड v रिलेटिव टू द बोट, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। अब देखिए इसमें है क्या कि क्वेश्चन ये बोला गया है कि इस केस में हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देना है, रन कर रहा है आदमी जो है क्या कर रहा है, रन कर रहा है, करेक्ट। तो अगर वो रन कर रहा है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो आदमी है यहाँ पर है, राइट, ये एक स्टेशनरी बोट पे आपका खड़ा है। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी से रन करना शुरू कर देता है, रिलेटिव वेलोसिटी से क्या करना शुरू करता है, रन करना शुरू करता है, राइट। तो अगर ये राइट की तरफ रन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये राइट की तरफ रन करेगा और सिस्टम का मोमेंटम जीरो है, सिस्टम जो है सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ये राइट की तरफ रन करेगा तो बोट जो है लेफ्ट की तरफ रन करेगा, और जो v है रिलेटिव टू द बोट है, रिलेटिव वेलोसिटी v दिया हुआ है, याद रखिएगा। v जो है एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, बोट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि बोट जो है, एक बात तो श्योर है कि जो बोट है वो लेफ्ट की तरफ vb से मूव करेगा आपका, और जो आदमी है राइट की तरफ मान लीजिए कितने से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन से, vm से मूव कर रहा है। और उसके साथ जैसे ही वो आगे की तरफ मूव करेगा बोट जो है पीछे की तरफ जाएगा, राइट, ताकि मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहे, इनिशियल मोमेंटम जीरो था। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो v है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, राइट। सो दिस वैल्यू, नाउ द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट इज v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन जो है vm और vb। अब देखिए vb जो है लेफ्ट की तरफ है, तो उसको मैं वेक्टर साइन हटाने के बाद मैं माइनस vb पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्शन ऑलरेडी जान रहा था, मैं जो डायरेक्शन ऑलरेडी जान रहा था तो मैं इसको माइनस पुट कर सकता हूँ। इतना आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एग्जाम्स में एरर नहीं हो। आप फार्मूले को चिपक के रहेंगे तो आपसे गलती होगी। अब देखिए आपको निकालना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। सो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल लेते हैं ताकि हम लोग वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हो। आपका जो v माइनस vb, ये इक्वेशन 1 हो गया।
अब हम लोग क्या बोले, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको COLM भी बोलते हैं। तो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे यहाँ पर, तो ये होगा कि P इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू P फाइनल ऑफ सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम आपका सिस्टम का 0 था, फाइनल मोमेंटम अगर सिस्टम का लिखना है तो दोनों का मोमेंटम हम लोग को ऐड करना होगा, और यहाँ से लिखेंगे m इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, इस बार हम लोग ऐसे ही पुट कर लेते हैं। चलिए, m आदमी का मास स्मॉल m ही है, वेलोसिटी ऑफ जो मैन है आपका एक्चुअल वेलोसिटी वो v माइनस VB है, प्लस कैपिटल M आपका कैपिटल M ही है, जो बोट का मास हम लोग कैपिटल M ले रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट जो है आप माइनस VB पुट करेंगे, क्योंकि बोट जो है लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। बोट किधर जा रहा है आपका, लेफ्ट डायरेक्शन में। वेलोसिटी वेक्टर हटाने के बाद तो मैंने क्या किया कि वेलोसिटी ऑफ मैन v माइनस VB आपको हो चुका था। आप ध्यान से रखिए कि आप v को, आपको नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन वो v पुट कर देते हैं। याद रखिए, v इज़ नॉट द एक्चुअल स्पीड, इट्स रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी है, तो आप वहाँ पर v नहीं पुट करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आपका आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू mv। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ जो बोट आ जाएगा ये स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉल m, इतना हो जाएगा, राइट। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा फार्मूला हम लोगों ने पहले भी देखा है। कब देखा था, जब आपका मजल स्पीड दिया हो बुलेट का, तो उस केस में फिर आपको वेलोसिटी ऑफ गन निकालना था, वेलोसिटी इक्वल स्पीड, तो लिखते थे मास ऑफ बुलेट इनटू रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, मतलब मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट। तो यहाँ भी वही तरीका है कि यहाँ भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी दिया हो, कहीं भी अगर रिलेटिव वेलोसिटी दिया हो, शुरुआत में रेस्ट में हो, तो आप आसानी से ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको अगर थोड़ा बहुत सोचने की कैपेबिलिटी है, जो कि बिल्कुल आपको डेवलप हो जाएगी टाइम के साथ, पेशेंस के साथ, तो आप धीरे धीरे सब क्वेश्चंस को कोरिलेट करना सीख जाएगा, और इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी में, राइट। तो इतना हो गया। याद रखिए कि अगर वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना हो तो मैं मास जो है आदमी का स्मॉल m पुट किया हूँ, क्योंकि एक बात तो ऑब्वियस है कि जिसका मास ज़्यादा होगा वो कम वेलोसिटी से मूव करेगा ऑपोजिट में, क्योंकि मोमेंटम सेम होना है। अगर मोमेंटम सेम है दोनों का, लेफ्ट और राइट में, मतलब जिसका मास ज़्यादा उसका वेलोसिटी कम, क्योंकि मोमेंटम जो होता है mv होता है। तो आपका मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी आपको क्या रखना होगा, कम, ताकि दोनों लेफ्ट और राइट कर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अ पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन मूविंग ट्रॉली ऑफ मास 5m विथ ए स्पीड v, मूविंग ट्रॉली, जो ट्रॉली है v से मूव कर रहा है ऑन स्मूथ सरफेस। इफ नाउ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग विथ स्पीड 2v ओवर द ट्रॉली, देन फाइंड द करेंट स्पीड ऑफ ट्रॉली एंड द सेंटर ऑफ मास। कि अब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, ट्रॉली का वेलोसिटी कितना होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग वैल्यू को पिकअप कर लेते हैं। आदमी का जो मास है स्मॉल m है, ट्रॉली का मास 5m है, स्पीड जो है सब पूरे सिस्टम का वेलोसिटी v है। मतलब आदमी जो है अभी रिलेटिव में मूव नहीं कर रहा है और रुका हुआ है, वो ट्रॉली पे खड़ा है, और ट्रॉली जो है पूरा ट्रॉली और आदमी v स्पीड से जा रहा है। मतलब बोल सकते हैं सिस्टम ही आपका v स्पीड से जा रहा है। नाउ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग द स्पीड 2v ओवर द ट्रॉली। याद रखिए 2v दिया हुआ है, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है कि रिलेटिव दिया हुआ है क्या, तो इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मानेंगे। तो इसमें एक्चुअली आपको रिलेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस को केयरफुली ऐसे से पढ़ा करें। मुझे मालूम है शुरुआत में ये सब चीज़ें काफ़ी दिक्कत करती है, लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये 2v हो चुका है, तो आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली हम लोग मानते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम लोग मान लेते हैं, राइट। तो हम लोग ये बोलेंगे कि सिस्टम जो है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व। तो हम लोग सोल्यूशन में अगर बात करें तो हम बोलेंगे मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन x विल बी कंजर्व्ड
विल बी कंजर्व्ड। और मोमेंटम कहने का मतलब, सिस्टम का मोमेंटम कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। अब देखिए आपसे पूछा गया कि करंट स्पीड ऑफ ट्रॉली एंड द सेंटर ऑफ मास, कि अब जब बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना हो जाएगा और ट्रॉली का वेलोसिटी कितना होगा। देखिए देखिए जब आदमी दौड़ना शुरू करेगा तो दौड़ने के दौरान वो इंटरनल फोर्स लगाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो जब ट्रॉली पे रन करना शुरू होता है यहाँ पर इसके पैरों और ट्रॉली के बीच में एक इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, उसके कारण दोनों के वेलोसिटी अल्टर हो जाएंगे। बट दैट इंटरनल फोर्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम या वेलोसिटी को चेंज इंटरनल फोर्स कभी नहीं कर सकता है, हम लोगों ने ये प्रूव किया है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इंटरनल फोर्सेस विल नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्सेस विल नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी के मोमेंटम को अफेक्ट कर सकते हैं। इसी कारण से आपका जो आदमी का स्पीड 2v हो चुका है और ट्रॉली का स्पीड मैंने vt ले लिया है। तो अगर इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको पता है कि शुरुआत में जो है पूरा सिस्टम v से जा रहा था, तो सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी v ही होगा। याद रखिए पूरा का पूरा सिस्टम v से जा रहा था, हर बॉडी का हर पार्टिकल अगर v से जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली क्या जाएगा, v से शुरुआत में। तो शुरुआत में निकालना आपका आसान है। हाँ फाइनल में भी अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जब वो आदमी और ट्रॉली डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे, तभी आप फाइनली अगर कैलकुलेट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v ही आएगा। लेकिन शुरुआत में कैलकुलेट करना आसान है क्योंकि सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि VCM विल नॉट चेंज, VCM हम लोग बोल सकते हैं विल नॉट चेंज, नॉट चेंज थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द व्हाट मोशन, राइट। हैंस हम लोग बोल सकते हैं जो VCM आएगा अभी भी कितना होगा आपका, v के बराबर ही होगा। जो VCM होगा किसके बराबर होगा आपका, v के बराबर ही होगा। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलेगा कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम हम लोग बात करें तो आपका जो m और आदमी का मास, ट्रॉली का मास कितना है आपका 5m है। तो m और 5m कंबाइनली जो थे वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, v वेलोसिटी से। फाइनल मोमेंटम में क्या होगा कि जो आदमी है वो 2v से मूव कर रहा है और जो बचा हुआ 5m मास है ट्रॉली है वो vt से मूव कर रहा है। तो यहाँ से आपका vt जो है बिल्कुल निकल जाएगा। आप साफ देख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 6mv माइनस 2v, 4mv अपॉन 5, सो आपका हो जाएगा 4v/5। सो दिस इज़ द न्यू स्पीड ऑफ ट्रॉली। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग को यही पता चला कि ट्रॉली अभी भी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कभी कभी होता है कि लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाए, राइट। तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं हमेशा। हाँ एक बात ध्यान रखें कि हमेशा की तरह इस केस में जो सिस्टम का मोमेंटम इनिशियल जीरो नहीं है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में नहीं है, बल्कि सेंटर ऑफ मास के पास इनिशियली कुछ वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी है v। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है, आप इसको ब्रेक कर कर रेस्ट ले सकते हैं, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। If in previous question, if person starts moving with speed 2v with respect to trolley towards right, then find new speed of trolley। अब इस केस में निकालना है जबकि आपका रिलेटिव वेलोसिटी दिया हो, जो 2v आपका रिलेटिव वेलोसिटी है। तो इस केस में थोड़ा सा मुश्किल होगा, हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला लगाना होगा। तो अभी हम लोग मान लेते हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम v से आ रहा है। अब देखिए जब ये कुछ देर के बाद जब आदमी मूव करना शुरू होगा तो आपका क्या होगा कि ट्रॉली का स्पीड में मान लेता हूँ कि आगे की तरफ vt, और वो पीछे की तरफ ही होगा तो आंसर सही आ जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली निगेटिव आ जाएगा। और ये आदमी का स्पीड है मैं vm मान लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। vm क्या है वो विथ रिस्पेक्ट टू मैं क्या मान रहा हूँ, ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू मैं ग्राउंड ले रहा हूँ। तो अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाए तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, फाइनल केस में हम लोग बात करें हैं,
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, राइट, विथ वेक्टर साइन। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज गिवन टू भी। शुरुआत में जो ये लिखा गया है कि जब वो आदमी दौड़ना शुरू करता है तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होता है, टू वी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन इज वी एम एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज वी टी। वी हैव कंसिडर्ड दैट, राइट। तो यहाँ पर हम लोग को अगर निकालना है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं वी एम और उसका वैल्यू नेक्स्ट वाले में पुट करेंगे, तो वी एम जो हो जाएगा टू वी प्लस वी टी आपका हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये आपका क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे हम लोग, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करने के बाद ये बोल सकते हैं कि P इनिशियल इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं कि P फाइनल, इनिशियल मोमेंटम आपका हो जाएगा m प्लस 5m इंटू वी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आपका हो जाएगा, जो m मास है वो vm से मूव कर रहा है और जो 5m बचा हुआ मास है वो vt से मूव कर रहा है। चलिए वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं। सो हियर इट विल बिकम 6mv इज इक्वल टू m मास is moving with Vm and the value of Vm is 2v plus Vt, ठीक है, और हो जाएगा 5mVt। ये कितना होगा 5mVt। तो यहाँ से आप अगर देखें तो m तो आपका एटलीस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप डायरेक्ट Vt का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 6v माइनस 2v इज इक्वल टू आपका जाएगा 6Vt। तो यहाँ से आपका जो वेलोसिटी ऑफ जो ट्रॉली आ जाएगा वो आपका 4/6, इट मीन्स 2/3v। तो इतना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली अगर आपका रिलेटिव वेलोसिटी दिया हो, करेक्ट। तो इस वीडियो में चलिए इतना ही, काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।